मैराथन देखा, बहुत सारे बैचेस में पढ़ा। 30 जून से हमारा मेंस का भी बैच आ रहा है 2022 और 23 के लिए। 10 जुलाई से हमारा यूपी स्पेशल का मेंस का बैच आ रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे मैंने मेंस के बैचेस पढ़ाए, यूपी स्पेशल के भी बैचेस पढ़ाए हैं आपको प्रीलिम्स में। मेंस का बैच पहली बार लेके आ रहा हूं यूपी स्पेशल में। लेकिन ये जो क्लास की शुरुआत की आज में हम करेंगे, वो करेंगे भाग 1 से। भाग 1 का मतलब राज्यों के पुनर्गठन से क्लास की शुरुआत होगी। आज आपका जो 22 भाग हैं, उन 22 भागों में से पहले भाग से ही आपकी क्लास की शुरुआत करेंगे। यानी कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, राज्यों का पुनर्गठन। तैयार हो जाइए। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सब लोग लिंक को शेयर करिए और भी साथियों को क्लास में जोड़िए। अब हम सीधा चलेंगे अपनी क्लास पर, और कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। मैं कोई भी पीडीएफ यूज नहीं करूंगा पूरी पॉलिटी में, वैसे ही पूरा बोर्ड पे मैं लिख कर एक एक चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठकर टीचर के सामने पढ़ते हैं। और आपको उधर से पूछने की कोई एक सिंगल शब्द की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी टॉपिक में जहां तक गुंजाइश होगी वहां तक एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि एक भी डाउट न रह जाए। लेकिन जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद एक साथ हम 15 मिनट का विराम रखेंगे। जो साथी हमारे ऐप पर भी हैं, जो यूट्यूब पर है, उनको मैं पहले से बता देना चाहता हूं पढ़ाने का तरीका हमारा क्या रहेगा। किसी भी सेगमेंट को जब हम डील करेंगे तो बीच में हम आपसे कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही टॉपिक को 50 नहीं 100 बार पढ़ाया गया है। तो हमें यह पता होता है कि इस टॉपिक में कहां तक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे, बच्चों को प्रॉब्लम कहां हो सकती है, किस चीज में बच्चों को डाउट हो सकता है, उसको ध्यान में रखा जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए पूरे टॉपिक को डील किया जाता है। फिर भी टॉपिक को डील करने के बाद अगर कहीं भी कोई डाउट होगा तो हम 15 मिनट का विराम लेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। कहीं भी कोई डाउट तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, उसका जवाब भी ले सकते हैं। पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा आपको इस बार हमारे साथ पॉलिटी में क्या करना है, ताकि हम 100% क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आ पाए। पहले हेडिंग बनाइए, राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भाग 1। अगर हम ये कहें तो हम आज की क्लास की शुरुआत भाग 1 से कर रहे हैं। आज की क्लास की शुरुआत भाग 1 से कर रहे हैं। और भाग 1 में क्या है, कई बार तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि भाग 1 में क्या है, अनुसूची 1 में क्या है, आर्टिकल 1 में क्या है। आज तीनों की मैं तुलनात्मक अध्ययन करूंगा। अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है, भाग 1 में क्या लिखा गया है, और हमारे संविधान के फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है। लेकिन टॉपिक का नेम क्या होगा, भाग 1। इसका मतलब ही हुआ है हमें क्या पढ़ना है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक सेकंड जरा रुकिएगा। एक सेकंड जरा रुकिएगा। चलिए, इसका देखिए, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक हमें पढ़ना है, क्योंकि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक रखा गया है। और इन चारों अनुच्छेदों में जो बात है, हमारे एग्जामिनेशन में यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और टॉपिक का नेम क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत संघ और एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं दोनों की तुलना की, कि दोनों में अंतर क्या है। पहला कंफ्यूजन आपको यह होता है कि अनुसूची 1 में क्या लिखा गया है सर, इसको आज पहले आप जान जाइए। अनुसूची 1 में क्या है, भाग 1 में क्या है,
और अनुच्छेद 1 में क्या है। ये तीनों एक साथ आज आप क्लियर करिए, क्योंकि बार बार आपको इसमें डाउट होता है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, अनुसूची 1 में क्या लिखा गया और भाग 1 में क्या लिखा गया है। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की बात है, संघ राज्य क्षेत्र की बात है, यानी कि स्टेट एंड इट्स यूनियन टेरिटरीज। अनुसूची 1 में किसका मेंशन किया गया है, अनुसूची 1 में यानी कि शेड्यूल फर्स्ट में स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अगर मैं बात करूं कि भाग 1 में फिर क्या लिखा है, भाग 1 में लिखा है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, उसका राज्य क्षेत्र। ये बारीक सा अंतर है, कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं और गलती भी करते हैं कि भाग 1 में आखिरकार लिखा क्या गया है। तो ये भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यहां पर क्या लिखा गया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और यहां पे क्या लिखा गया है, राज्य यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्र। और जबकि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be union of state, union of states। इसे हिंदी में कहा जाएगा भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये तीनों क्लियरिटी हो गई। भाग 1 में भारत संघ यानी एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात किया गया है। अनुसूची 1 में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की बात की गई है, जो भारत के स्टेट और उसके यूनियन टेरिटरीज हैं। और अनुच्छेद 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस पर हम लंबी बातचीत करेंगे। आखिर इंडिया से संबोधन क्यों किया गया और इसमें भारत भी क्यों कहा गया, इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, इसे यूनियन ऑफ ग्रुप क्यों नहीं कहा गया, इसे राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया, इसे राज्यों का संघ क्यों कहा गया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और हमारे संविधान के भीतर आखिरकार इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया, केवल इंडिया का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ, केवल भारत का ही प्रयोग क्यों नहीं हुआ, और राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया, राज्यों का संघ क्यों नहीं कहा गया। ये तो हमारा मेन उद्देश्य है पढ़ने का। लेकिन मुझे लगा कि हर बार बच्चों को भाग 1, अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में कंफ्यूजन होता है, सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर दें। लेकिन यहां कॉन्सेप्ट की बात एक बताना चाहेंगे आपसे हम। अगर कोई आपसे पूछे कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र में कौन बड़ा है, अगर कभी आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में भी ऐसा सवाल पूछ लिया जा सकता है कि एक तरफ भारत संघ है, एक तरफ भारत संघ है और दूसरी तरफ भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का राज्य क्षेत्र है। अब इसमें से अगर 3 स्टेटमेंट मैं आपसे दूं, मान लीजिए, अब आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं इसको 3 बार लिखता हूं फ्रेंड्स, भारत संघ, फिर से भारत संघ और यहां पर भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र। और यहां पर मैं आपको ऑप्शन दूं, भारत संघ इज ग्रेटर देन भारत के राज्य क्षेत्र से, भारत का राज्य क्षेत्र इज ग्रेटर देन भारत संघ से, बोथ आर इक्वल, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 कौन सही है, कमेंट करके बताइए। जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं सब लोग कमेंट करके बताइए, इसमें नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है या नंबर 3 सही है।
जितने भी साथी क्लास में आ चुके हैं कमेंट करके जल्दी से बताइए। ज्ञान प्रकाश यादव ने कहा भारत संघ बड़ा होगा, और रवि पटेल ने कहा कि बी सही होगा सर, और रोहित जैन ने कहा नंबर 1 सही होगा, एमएस ने भी कहा नंबर 1 सही होगा, अंजलि साहू ने भी कहा है नंबर 1 सही होगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब ही बताना बहुत जरूरी था। अमित चौहान ने कहा हमारे हिसाब से तो नंबर सी सही होगा, न तो भारत संघ बड़ा है न तो भारत का राज क्षेत्र, बल्कि दोनों ये आपस में बराबर हैं। ये बेसिक सवाल है हमारे संविधान को पढ़ने के लिए। कुछ बच्चों ने कहा कि 2 और 3, बहुत अच्छा, अपना अपना प्रयास आप लोगों ने किया। अब मैं आपको बताता हूं विस्तार पूर्वक कि भारत संघ और भारत के राज क्षेत्र में कौन बड़ा है और क्यों बड़ा है। कौन बड़ा है और क्यों बड़ा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अगर मैं कहूं भारत संघ, अगर मैं कहूं भारत संघ, तो इसका मतलब हुआ भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 28 स्टेट्स ऑफ इंडिया। मैं भारत के 28 राज्यों की बात कर रहा हूं, 28 स्टेट्स। अगर मैं कहूं भारत का राज्य क्षेत्र, अगर मैं कहूं भारत का राज्य क्षेत्र, तो भारत के राज्य क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां 3 चीजों को मैं बात कर रहा हूं। भारत के सभी राज्य, भारत के सभी राज्य, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा अर्जित किए गए राज्य, अर्जित किए गए राज्य। अब बताइए कौन बड़ा है। अब तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा ना। नाप के, तौल के, गिन के, देख के भी बता सकेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। भारत संघ में केवल भारत के सभी राज्य शामिल हैं, 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के सभी राज्य, भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए राज्य। तो इसकी भी स्थिति बता देते हैं। जब आप अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 1 क्लॉज 3 में भारत के राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, और भारत के राज्य क्षेत्र को 3 भागों में रखा गया है। भारत के सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अर्जित किए गए राज्य। जब हमने अर्जित किया बहुत सारे राज्यों को, जैसे पुदुचेरी को, यनम को, माहे को, कराईकल को, तो 1954 में अर्जित किया, लेकिन 62 तक ये अर्जित वाले क्षेत्र में रहे, लेकिन 62 तक इन्हें हमें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। तो वर्तमान स्थिति यह है, भारत के द्वारा अर्जित किए गए राज्यों की सूची में एक भी राज्य नहीं है, यहां शून्य है, कोई राज्य नहीं है यहां पर। लेकिन भारत के राज्यों की संख्या कहें तो भारत के पास इसमें वर्तमान में 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बड़े हो सकते हैं या केवल 28 राज्य बड़े हो सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं सर, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बड़े हो सकते हैं। इसलिए भारत संघ की तुलना में भारत का राज्य क्षेत्र बड़ा है, और जितने भी स्टूडेंट ने यह आंसर नंबर 2 दिया था उन सब का सही था। जितने भी स्टूडेंट ने आंसर नंबर 2 दिया था उन सब का आंसर एकदम सही है। इतनी बेसिक बातें क्लियर हो गई। भाग 1 समझ गए, अनुसूची 1 समझ गए। अब मैं चर्चा करूंगा अनुच्छेद 1, क्योंकि आज की क्लास की शुरुआत ही मैंने भाग 1 से किया है, और भाग 1 का जो मूल पाठ है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और इसमें 4 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। इन 4 आर्टिकल्स की मैं विस्तार पूर्वक चर्चा आज की क्लास में करूंगा। और सबसे पहले आर्टिकल 1 की सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, अनुच्छेद 1 के 3 क्लॉज हैं। अनुच्छेद 1 के 3 क्लॉज हैं। अनुच्छेद 1 क्लॉज
1, अनुच्छेद 1 क्लॉज 2, अनुच्छेद 1 क्लॉज 3, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 1 क्लॉज 1 है। इसमें क्या लिखा गया है, आइए इसकी व्याख्या के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत shall be a union of states, shall be a union of state, shall be a union of state। आप पढ़ने के लिए तो बड़ी आसानी से इसको आप पढ़ सकते हैं, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। कहने के लिए बड़ी आसानी से कह सकते हैं इंडिया दैट इज द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन आयोग ने यहां से 2 सवाल पूछा है आपसे एग्जाम में। आयोग ने यहां से पहला सवाल पूछा है कि हमारे संविधान में भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है। पहला सवाल आयोग का है ये कि हमारे संविधान के भीतर भारत को कितने नामों से संबोधित किया गया है, तो 2 नामों से, भारत और इंडिया, 2 नामों से संबोधित किया गया है। लेकिन सवाल इस बात का है आखिर इसे भारत भी क्यों कहा गया और इंडिया भी क्यों कहा गया, या तो भारत ही कहा जाता या इंडिया ही कहा जाता है। इन दोनों नामों का प्रयोग हमारे संविधान के पहले आर्टिकल में क्यों किया गया, सबसे पहली चर्चा इस बात पर करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब हमारे संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे तो उसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य थे। कुछ सदस्य ऐसे थे जो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखते थे, पुरानी संस्कृतियों में विश्वास रखते थे, और जो पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग थे, पुरानी संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोग थे, वह चाहते थे कि भारत को हमारे संविधान में भारत के नाम से ही जाना और पहचाना जाए। लेकिन उसी संविधान सभा के सदस्यों में से कुछ आधुनिक विचारधारा के भी लोग थे, और जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे उनका मानना था कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी भारत का जो वहां पर इनरोल है वह इंडिया के नाम से है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संधि और समझौता हुआ है वह इंडिया के नाम से ही। पूरी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती है। भारत तो हमारे घर का नाम है, हमारी पुरानी संस्कृतियों का नाम है, परंपराओं से हम लोग इसको जानते आ रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व में इसे इंडिया के नाम से जाना जाता है। और पूरी वैश्विक पहचान बनाने के लिए जरूरी है हम अपने संविधान के भीतर इंडिया नाम से भारत को संबोधित करें। लेकिन जो पुरानी विचारधारा के लोग थे, जो पुरानी परंपराओं में विश्वास रखने वाले लोग थे, पुरानी संस्कृतियों को मानने वाले लोग थे, उनका मानना था नहीं, भारत नाम तो लिखा जाएगा। तो आपको पता होना है चाहिए कि जब भी संविधान सभा में किसी मामले को लेकर के कोई बहस हो जाती थी, उस पर कोई मतदान नहीं होता था, बल्कि आम सहमति से निर्णय ले लिया जाता था। तो जो पुरानी परंपरा और पुरानी संस्कृतियों में विश्वास करने वाले लोग थे उनकी भी बात मान ली गई, और जो आधुनिक विचारधारा के लोग थे उनकी भी बात मान ली गई। और बात मानते हुए यह कहा गया ठीक है भारत भी लिखा जाएगा और इंडिया भी लिखा जाएगा, लेकिन बताओ, पूरी दुनिया को दिखाओ, इंडिया दैट इज अ भारत, जो इंडिया है वही भारत है। इस चीज को बताना होगा। हमारे घर का नाम बेटे का गोलू है, गोलू के नाम से पूरे मोहल्ले में जाना जाता है। इसको कहो अनुज ही गोलू है, जिसे आप बाहर अनुज के नाम से जानते हैं। हाई स्कूल के मार्कशीट में जिसमें अनुज नाम लिखा गया है उसको घर पे गोलू के नाम से हम लोग बहुत बचपन से जानते हुए आ रहे हैं। तो अतः अनुज ही गोलू है। इसलिए हमारे देश का भी संबोधन 2 नामों से किया गया और वहां पर लिखा गया इंडिया दैट इज द भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहली व्याख्या मैंने आपको समझाई कि आखिरकार हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में इंडिया और भारत दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया। अब मैं आपसे व्याख्या करना चाहूंगा इसके दूसरे शब्द का। इसे राज्यों का संघ क्यों कहा गया, इसे यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों कहा गया, इसके पीछे का कारण क्या था।
पहली व्याख्या समझ में आ गई सबको? किसी को कोई डाउट? अब मैं दूसरी व्याख्या करता हूं कि आखिरकार भारत को राज्यों का संघ क्यों कहा गया, राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया। इसकी व्याख्या करने के लिए हमारे संविधान निर्माता सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सामने आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इसके दो बड़े कारण हैं। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो भारतीय संविधान सभा के सदस्य यही चाहते थे कि राज्य को पूर्ण स्वायत्तता दी जाए, राज्यों को पूरा अधिकार हो, उनके पास पूरी वैसे ही स्वायत्तता हो जैसे अमेरिका में प्रांतों को दी गई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए भारत के संविधान के निर्माण के समय में ही जाति के आधार पर पाकिस्तान नाम के एक नए देश का निर्माण हो गया और इसी के बाद से ही भारतीय संविधान सभा के सदस्य इस बात को लेकर बहुत डर गए चुके थे कि अगर हमने राज्यों को आवश्यकता से अधिक स्वायत्तता दिया, राज्यों को आवश्यकता से अधिक अधिकार दिया, तो आने वाले समय में देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और इसी डर की वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया, हम राज्य को स्वायत्तता तो देंगे, हम संघवाद को अपनाएंगे, हम पावर ऑफ सेपरेशन करेंगे, शक्तियों का बंटवारा तो करेंगे, लेकिन हम एक मजबूत केंद्र की स्थापना करेंगे। क्योंकि जिस देश में इतनी डाइवर्सिटी हो, जहां पर इतना वैविध्य हो, अलग अलग संस्कृतियां हो, वेशभूषा हो, धर्म हो, भाषा हो, रहन सहन हो, ऐसे देश में कई बार ऐसी गुंजाइश बनेगी कि जहां पर देश की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न हो सकता है। और ऐसे विविधता के बीच एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि एक मजबूत केंद्र की स्थापना की जाए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा हम राज्यों का संघ इसलिए कहते हैं, इसके दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारत देश का निर्माण अमेरिका की तरह राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा कारण यह है, अमेरिका की तरह कोई भी राज्य भारत संघ से अपने आप को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। भारत का कोई भी राज्य अपने आप को भारत संघ से अलग नहीं कर सकता। और जब भारत संघ का निर्माण हुआ था, हमने राज्यों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। जबकि अमेरिका में जब अमेरिका का निर्माण होता है तो राज्य के साथ एक समझौते का परिणाम है। इसलिए अमेरिका को अपने देश के भीतर यह साबित करने के लिए कि जितने भी प्रांत है वो अमेरिका के हिस्से हैं, इसके लिए गृह युद्ध छेड़ना पड़ा। और यह गलती भारत फिर दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। इसीलिए संविधान सभा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया, भारत राज्यों का समूह नहीं होगा, राज्यों का संघ होगा, जिसका दो अर्थ होता है कि भारत देश का निर्माण राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और साथ ही साथ भारत का कोई भी राज्य अपने आप को भारत देश से अलग नहीं कर सकता। काश यही रूल हमारे परिवारों में होता, तो जो विवाह के बाद परिवार को छोड़कर, माता पिता को गांव में छोड़कर हम शहरों की तरफ प्लान कर जाते हैं, शायद ना हो पाता। लेकिन परिवार में ऐसा नहीं है। परिवार में स्वायत्तता हमें इस प्रकार से मिली, पढ़ने के लिए भी मुखर्जी नगर और प्रयागराज आए और बाद में भी हम अपनी मर्जी के मुताबिक चल पड़े। लेकिन राज्यों को यह स्वायत्तता नहीं मिल पाई, राज्यों को यह स्वतंत्रता नहीं मिली। जबकि शक्तियों का बंटवारा किया गया, विधायी शक्तियों का बंटवारा हुआ, कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा हुआ, न्यायिक शक्तियों का बंटवारा हुआ, लेकिन बावजूद उसके एक मजबूत केंद्र की स्थापना की गई। हमने संघवाद को अपनाया, हमने फेडरल को अपनाया, और फेडरल होने का पहला तत्व है कि दो स्तरों की सरकार हो, एक केंद्र पर केंद्र स्तर की सरकार और राज्यों में राज्य स्तर की सरकार। हमने दो स्तर की सरकारें नहीं, बल्कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने तृतीय स्तर की सरकार की व्यवस्था की है। हमारे क्या तो ऐसा संघवाद है, हमने शक्तियों का तो ऐसा बंटवारा किया है, लेकिन बावजूद उसके हमारा संघवाद वैसा संघवाद नहीं है जैसा कि अमेरिका का संघवाद है। अमेरिका का संघवाद केंद्र और राज्यों के मध्य पूर्ण स्वायत्तता देता है, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता है, क्योंकि भारत ने अमेरिका के संघवाद को नहीं अपनाया है, भारत ने कनाडा के संघवाद को अपनाया है। और कनाडा का संघवाद कैसा संघवाद है? संघवाद होने के साथ साथ, संघात्मक ढांचा होने के साथ साथ एक मजबूत केंद्र की स्थापना करता है। तो क्या मजबूत केंद्र की स्थापना हमारे संघवाद का खतरा है, हमारे फेडरल सिस्टम की कमजोरियां है? नहीं, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थिति ऐसी थी कि एक मजबूत केंद्र चाहिए था। और एक मजबूत केंद्र करने के लिए अगर हम राज्य को पूर्ण स्वायत्तता देते तो देश की एकता और अखंडता का खतरा हमेशा बना रहता। इसीलिए हमने
संघवाद को अपनाते हुए भी एक मजबूत केंद्र की स्थापना की है। इसीलिए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, हम व्यवहार में भले ही आपको एकात्मक दिखें, लेकिन हम संरचना में संघात्मक ही हैं। हम स्ट्रक्चर में फेडरल ही हैं, लेकिन कई बार आपको प्रैक्टिकल में हम यूनिटरी दिख सकते हैं, एकात्मक दिख सकते हैं। उसका एकमात्र कारण है कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना और एक धागे में पिरोए रखना और गंगा जमुनी तहजीब को बचाए रखना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने कुछ दशाओं में एक मजबूत केंद्र की स्थापना की है। इसलिए हमारे संविधान का पहला आर्टिकल क्या लिखा गया? इंडिया दैट इज अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब कमेंट करके सारे लोग बताइएगा क्या मैं आपको आर्टिकल 1 समझा पाया या नहीं। हमारे संविधान का यह पहला आर्टिकल है। पूरे संविधान में 395 आर्टिकल लिखे गए, जिनकी संख्या आज 450 से अधिक हो चुकी है। लेकिन अभी मैंने आपको पहले आर्टिकल की व्याख्या की। आखिरकार हमारे संविधान का जो पहला आर्टिकल भारत अर्थात इंडिया लिखा गया है, जिसे राज्यों का संघ कहा गया है, इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब एकदम समझ में आ गया? कमेंट करके बताइए, फिर मैं आगे चलता हूं। जल्दी से बताइए कमेंट करके। हाँ, मेंस की क्लास हमारी 30 जून से स्टार्ट होगी और यूपी स्पेशल मेंस की क्लास हमारी 10 जुलाई से होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है, जिसके बैच 26 जून से आ रहे हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 क्लास 2 में क्या लिखा गया है? यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा गया है राज्य, भारत के राज्य एवं उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे एवं उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं, जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। और जैसा कि आपको पता है, भारत के सभी राज्य और भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? फर्स्ट, पहले शेड्यूल में किया गया है। और आर्टिकल 1 क्लास 2 यही कहता है कि भारत के राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वही होंगे जिसका उल्लेख अनुसूची 1 में किया गया है। यह बात आर्टिकल 1 क्लास 2 में लिखा गया है। और आर्टिकल 1 क्लास 3 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 1 क्लास 3 में भारत के सभी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया और इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 क्लास 3 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्गों में बांटा गया है। वह कौन कौन सा वर्ग है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला वर्ग क्या है? सभी राज्य। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और उसके बाद सभी केंद्र शासित प्रदेश, सभी केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। और तीसरे नंबर का राज्य क्या था? अर्जित किए गए क्षेत्र। अर्जित किए गए क्षेत्र। और वर्तमान में भारत के पास अर्जित किए गए क्षेत्र की श्रेणी में कोई भी राज्य नहीं, यहां शून्य है। तो ये इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 क्लास 3 में किया गया है। कहां किया गया है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 क्लास 3 में किया गया है। इस प्रकार से आर्टिकल 1 आपका समाप्त हुआ। मैंने तीनों क्लॉज बताया पहली बार। अक्सर मैं चर्चा केवल इसकी करता था, लेकिन इस बार आपके बैच में नए तरीके से कुछ और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैंने तीनों क्लॉज की भी चर्चा की है। अब आपको लेके चलते हैं आर्टिकल 2 में। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे चलूंगा अनुच्छेद 2 की तरफ। अब मैं चर्चा करूंगा अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2 की चर्चा करूंगा मैं। चलिए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद अपने तरीके से विधि या रीति बनाकर
भारत में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश एवं राज्यों की स्थापना कर सकती है, यह आर्टिकल 2 कहता है। इस पावर किसके पास दी गई है? संसद। लेकिन कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये समझ में नहीं आता है कि भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश का मतलब क्या हुआ और संसद के द्वारा राज्यों की स्थापना का मतलब क्या हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है?